अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट अनीका निहाल और आप देख रहे हैं द सेहत शो प्रेजेंट्स रखें दिल का ख्याल। आज हमारे सेहत शो प्रेजेंट्स रखें दिल का ख्याल की 5th एपिसोड है और हमेशा की तरह हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ एक बहुत ही प्रोमिनेंट और एमिनेंट कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद हैं जो कि हमें बता रहे होंगे कि हम अपने दिल का ख्याल किस तरीके से रख सकते हैं। और आज भी हम पहले की तरह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जो है वो कवर कर रहे होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं चाहूँगी कि मैं अपने जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनको इंट्रोड्यूस करूँ। ही इज़ बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर at NICVD and he's doing electrophysiology and he has almost around 6 years of experience in cardiology, and if I specifically talk about the electrophysiology तो उसमें उनका 4 साल का एक्सपीरियंस है। सो हमारे साथ हैं डॉक्टर ज़ुबैर मुमताज़। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी, कैसा वालेकुम लग रहा है आपको अस्सलाम। हमारे शो में आकर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत ज़्यादा खुशी हुई यहाँ पे आके मुझे। आपको आइडिया होगा कि हमारी आज 5th एपिसोड है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। रखें दिल का ख्याल हमारी जो बेसिकली एक पेशेंट अवेयरनेस ड्राइव है उस पे हम काम कर रहे हैं। पेशेंट्स को अवेयर कर रहे हैं कि किस तरह से वो डिफरेंट ऑप्शंस को, डिफरेंट चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने दिल का ख्याल रख सकते हैं। तो आज भी पहले की तरह जैसे हमने जनरलाइज टॉपिक से जो है वो स्टार्ट लिया था अपनी इस पूरी ड्राइव का, तो आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी डेली रूटीन की प्रैक्टिस में आता होगा। हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे बेसिकली। तो स्टार्ट इस तरीके से ले लेते हैं कि सर आपके पास किस तरीके के पेशेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर आते हैं, और अगर वो हार्ट फेलियर के मरीज़ हैं और उनको डायग्नोस हो चुका होता है हार्ट फेलियर, बिकॉज हमने पिछली एपिसोड्स में ऑलरेडी जो है वो जनरलाइज हार्ट फेलियर की बात कर ली कि क्या होता है, क्यों होता है। तो अब ट्रीटमेंट के ऊपर जा रहे हैं। तो अब एक पेशेंट अगर आता है और उसको डायग्नोस हो चुका होता है तो आपके पास क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल होते हैं फॉर दोज पेशेंट्स? बेसिकली ओपीडी में हमारे पास हार्ट फेलियर के डिफरेंट स्टेजेस के पेशेंट आते हैं। तो पहले तो हम उनको कैटेगराइज कर लेते हैं कि ये किस स्टेज का पेशेंट है। और जो यूजुअली जो ज़्यादा एग्रेसिव मैनेजमेंट जिनको चाहिए होती है वो स्टेज सी और डी वाले पेशेंट्स होते हैं हमारे पास। सी और डी स्टेज के पेशेंट्स के लिए जो इनिशियली है जो स्टार्ट लेना होता है वो आपकी फार्माकोलॉजिकल थेरेपी होती है, मतलब कि उनको पहले हमें दवाइयों से स्टार्ट करना होता है। अब इसमें हमारे पास दो कैटेगरी की मेडिसिन होती हैं। एक वो मेडिसिन हैं जिससे कि पेशेंट की ज़िंदगी लंबी होती है, और एक वो कैटेगरी की मेडिसिन हैं कि जिससे उसके साइन सिम्टम्स यानी कि अलामात बेहतर हो जाती हैं। जो ज़िंदगी लंबी करती हैं मेडिकेशन, जिसको कि हम वो कहते हैं कि मोर्टेलिटी बेनिफिट है मिलेगा पेशेंट्स को, वो हमारे पास 4 मेडिसिन हैं। ठीक है, जिसमें कि हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स हैं, न्यू ड्रग आई हैं हमारे पास आर्नी, वो हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास MRAs हैं और SGLT2s हैं। तो टोटल ये 4 मेडिसन्स हैं जो कि हम इन पेशेंट्स में स्टार्ट करते हैं, और फिर आस्ता आस्ता हम इनके डोजेजेस बढ़ाते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट सिम्टम्स, और कुछ लेबॉर्ट्री के टेस्ट होते हैं उनको देखते हुए बढ़ाते हैं। जो सेकंड ऑप्शन होता है फिर हमारे पास होता है पेशेंट्स को डिवाइसेस लगाना इन हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को। तो वो भी फिर हम कैटेगराइज करते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, और ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। और उसमें दिल का कमज़ोर होना ही सिर्फ एक अलामत नहीं है, उसमें हम और भी कैटेगरीज चेक करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सा पेशेंट उसके लिए एलिजिबल है, फिर उसको हम वो पर्टिकुलर डिवाइस पेशेंट को इम्प्लांट करते हैं। अच्छा सर, आपने अभी बात करी ट्रीटमेंट ऑप्शंस की, तो आपने दो तरीके बताए। एक तो हम मेडिसिन्स के थ्रू जो है वो ट्रीट कर रहे होते हैं पेशेंट्स को फार्माकोलॉजिकली, और एक आपने डिवाइसेस की बात जी की। बिल्कुल। तो सर जो आपने 4 मेडिकेशंस की बात की, तो क्या वो 4 मेडिकेशंस जो हैं वो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में कांस्टेंट रहती हैं? अच्छा, ये चीज़ समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हर वो पेशेंट जिसको हार्ट फेलियर है उसको ये 4 मेडिकेशंस लाजमी स्टार्ट होंगी। अगर उसको साथ में डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ की भी चलेंगी, अगर उसको साथ में कोई हार्ट अटैक वगैरह हो चुका है तो उसकी भी ड्रग्स अलग से चलेंगी, या उसके साथ उसको कोई और भी प्रॉब्लम है तो वो भी उसको मेडिसिन्स लेनी होंगी। इम्पॉर्टेंटली अगर हम उस पेशेंट को सेलेक्ट करते हैं कि इनको हम डिवाइस लगानी है तो भी इनकी वो मेडिकेशंस चलेंगी। तो आप इस तरह समझ लें कि जो भी हार्ट फेलियर का पेशेंट है उसको जो भी हम मेडिसिन स्टार्ट करेंगे वो लाइफ लॉन्ग ही होती है एक तरह से। सही। अगर उनके आगे जाके एको हम करवाते हैं, उसमें उनके हार्ट का फंक्शन इंप्रूव हो जाता है तो फिर उसमें से हम आस्ता आस्ता ड्रग्स कट डाउन कर देते हैं। लेकिन फिर भी 2 से 3 मेडिसिन ऐसी होंगी कि जो लाइफ लॉन्ग चलती रहेंगी इन पेशेंट्स के लिए। अब चाहे उनको डिवाइस लगें या ना लगें तो उनको मेडिसिन लाजमी लेनी है। तो बेसिकली जो 4 मेडिसिन हैं ये पिलर्स हैं हार्ट फेलियर के, तो ये देना लाजमी है।
अच्छा सर, आप ही की जवाब में से आपने डिवाइसेस का जिक्र किया। अब मैं ये पूछना चाहूँगी कि वो कौन से बेस्ट कैंडिडेट्स होंगे जो कि हार्ट फेलियर के हैं, जिनको हम डिवाइसेस जो है वो आप लोग रिकमेंड करते हैं और वो फिर इस प्रोसीजर के थ्रू जो है वो एक्चुअली गुजरते हैं। जैसे ही पेशेंट को हार्ट फेलियर होता है ना, तो उसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं उसको। जैसे कि इन पेशेंट में एक सबसे ज़्यादा रिस्क होता है सडन कार्डिक डेथ का। अब वो सडन कार्डिक डेथ एक एबनॉर्मल हार्ट बीट की वजह से भी हो सकती है, जो कि एक जानलेवा होती है। अगर उसको इन टाइम ट्रीट ना किया जाए तो उससे पेशेंट की डेथ हो जाती है। इन पेशेंट्स की डेथ जो है स्लो हार्ट बीट से भी हो जाती है, कि हार्ट बीट बिल्कुल स्लो हुई और एकदम से हार्ट ने काम करना रोक दिया और उनकी डेथ हो जाती है। तो इन इन दोनों चीज़ों के लिए तो हम इस्तेमाल करते हैं, एक डिवाइस होती है जिसको हम कहते हैं आईसीडी, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर है, इसमें इन पेशेंट्स में हम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर किसी भी पेशेंट को इस तरह की अलामत होती है तो फिर हम उसमें मेडिकेशन का जो टाइम स्पैन है उसको 3 मंथ्स तक का वेट नहीं करते और उसको हम ये पहले इम्प्लांट कर देते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड सेकेंडरी प्रिवेंशन। लेकिन अगर किसी भी पेशेंट है, उसका हार्ट फेलियर है, उसको हमने मेडिकेशन स्टार्ट की लेकिन उसकी वजह से उसका हार्ट फेलियर इंप्रूव नहीं हो रहा, और उसकी फिर हम ईसीजी चेक करते हैं। अगर ईसीजी उसको फेवर कर रही है आईसीडी के लिए तो हम उसको आईसीडी की तरफ लेके जाते हैं। सीआरटी को फेवर करती है तो फिर हम सीआरटी की तरफ लेके जाते हैं। और थर्ड ये कि हम ये देखते हैं कि पेशेंट को कोई खुदा ना खास्ता और बीमारी तो नहीं है। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि उसको हार्ट फेलियर है लेकिन उसके साथ में उसको कैंसर भी है, ठीक है, तो फिर हम उसका लाइफ स्पैन देखते हैं कि उसकी जो एक्सपेक्टेड लाइफ है वो एक गुड क्वालिटी, एक अच्छे काम करने की सलाहियत के साथ से 1 साल से ऊपर होनी चाहिए। अगर वो 1 साल से ऊपर है तो फिर हम इन डिवाइस के लिए उसको सेलेक्ट कर देते हैं। और लेकिन अगर उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी उसकी जो उम्र है वो इस कैंसर की वजह से 1 साल से कम है तो फिर हम उनको ये डिवाइस ऑफ़र नहीं करते हैं, क्योंकि फिर वो हार्ट फेलियर से नहीं, उस कैंसर की वजह से उसकी डेथ होगी, तो फिर ये डिवाइस उसको इतना हेल्प आउट नहीं करेगी पेशेंट को। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि पेशेंट जो है वो एक तो हार्ट फेलियर है, दूसरी कोमॉर्बिडिटीज़ भी साथ साथ हैं, तो फिर आप लोग इसको मॉनिटर करते हैं। तो ये ही एक क्राइटेरिया, या फिर हम कुछ और भी पेशेंट्स होते हैं जो कि बेस्ट कैंडिडेट्स नहीं होते फॉर द डिवाइसेस, तो उस पर थोड़ा सा अगर हम चाहें कि आप कैसे कैटेगराइज करते हैं कि दिस पेशेंट इज़ अ बेस्ट कैंडिडेट और दिस पेशेंट इज़ नॉट अ बेस्ट कैंडिडेट फॉर द डिवाइसेस? तो बेसिकली हम 3-4 पॉइंट्स देखते हैं। उनमें से एक पॉइंट ये है कि हम पेशेंट को पहले हार्ट फेलियर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लें, जो 4 मेडिसिन मैंने बताई हैं, और फिर ये कि उनके ऑप्टिमल डोजेस के ऊपर चले जाएं। ऑप्टिमल डोज का मतलब ये होता है कि जो स्टार्टिंग डोज है, जो मिनिमम डोज है, पेशेंट उसके ऊपर ना हो। पेशेंट को जो उस ड्रग का एक डोज है जो कि हमारे पास स्टडीज़ के अंदर प्रूवन है कि वो आपने वहाँ तक लेके जाना है, तो हम वहाँ तक लेके जाएं पहले, और उसके बाद फिर हम 3 मंथ्स वेट करते हैं। उस 3 मंथ्स के बाद भी अगर पेशेंट की फंक्शन क्लास मतलब उसकी काम करने की सलाहियत इंप्रूव नहीं होती, ठीक है, यहाँ उसकी ईसीजी में हमें जो सेकंड क्राइटेरिया है वो ईसीजी है। अगर उसकी ईसीजी में हमें कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं तो वो एक सेकंड क्राइटेरिया है इन पेशेंट्स के लिए। और थर्ड फिर हम उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, अगर वो उनके ऊपर फुलफ़िल करता है, पूरा उतरता है, तो हम उसको डिवाइस की तरफ लेके जाते हैं। अगर वो उस पर फुलफ़िल नहीं करता है, पूरा नहीं उतरता है उन सारे रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, तो फिर हम उसको फार्माकोलॉजिकल थेरेपी यानी कि ये 4 दवाइयों के ऊपर ही रख लेते हैं पेशेंट्स को। ठीक है सर। अच्छा सर, तो हमारे पाकिस्तान की अगर बात की जाए, आप डिवाइसेस की जहाँ तक बात कर रहे हैं, तो क्या ये चीज़ इतनी कॉमन है और लोग जो है वो विलिंगली जो है वो डिवाइसेस को इनकलकेट कराना मतलब कर लेते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी है इस प्रोसीजर की, या वो चाहते हैं कि हमें फार्माकोलॉजिकली मेडिकेशन के थ्रू ही ट्रीट किया जाए? क्योंकि मुझे जो है वो ऐसा लग रहा है कि मैं एज अ लेमैन अगर आपसे अपना शेयर करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ जो लिटरेसी रेट है, जो अवेयरनेस का क्राइटेरिया है, तो उसकी बेसिस पे तो लोग कहेंगे कि भाई दवा दे दो और जो है ना हमें नहीं लगवानी कोई डिवाइस। तो आप इस पे बेहतर अब बता सकते हैं। देखें, थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत ये है कि ये जितने भी पेशेंट्स हैं इनको मेडिसिन तो हमें लाजमी देनी है। तो डिवाइसेस जो होती हैं ये एड ऑन बेनिफिट के लिए होती हैं पेशेंट के, कि अगर फ़र्ज़ करें कि उसमें एक जानलेवा धड़कन बनी है तो हम उसको उस जानलेवा धड़कन से बचाने के लिए फिर आईसीडी ऑफ़र कर देते हैं इन पेशेंट्स को। लेकिन उस डिवाइसेस के साथ भी उनको मेडिसिन कंटिन्यू रखनी होती हैं। तो इसी तरह अगर पेशेंट की सीआरटी का कैंडिडेट है उस और वो बाकी सारे क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहा है तो फिर हम उस पेशेंट को सीआरटी ऑफ़र कर देते हैं। तो उसके बाद लगाने के बाद पेशेंट की जो फंक्शन क्लास है, काम करने की जो सलाहियत है, वो आस्ता आस्ता इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। ये डिवाइसेस बिल्कुल लगती हैं, हम इनको बिल्कुल इम्प्लांट करते हैं, लेकिन हमारा जो पेशेंट सेलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है।
क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स में आप CRT जो कि क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे होते हैं, आप उनमें ये डिवाइसेस लगाते भी हैं इस इंटेंशन के साथ कि अब इसकी काम करने की सलाहियत इम्प्रूव हो जाएगी, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स में वो इम्प्रूव नहीं होती। उसकी क्या वजूहत हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं आती। तो हमें इस चीज़ का भी थोड़ा सा मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि वो आप उसको थेरेपी को ऑप्ट ज़रूर करें, लेकिन फिर भी उसमें बेनिफिट होने के चांसेस समझ लें 70-30 होते हैं। 70% चांसेस होते हैं कि इम्प्रूवमेंट आएगी काम करने की सलाहियत में, और 30% चांसेस होते हैं कि इम्प्रूवमेंट ना आ सके इन पेशेंट्स के अंदर। सही। अच्छा सर, जैसे एक पेशेंट है वो हार्ट फेलियर का है और वो सारी जो 4 हमारे बेसिक पिलर्स ऑफ मेडिकेशंस हैं वो ले रहा है और बेहतरी की तरफ आ गया है फ्रॉम स्टेज C और D, इज कमिंग बैक टू द B, एंड फिर क्या फैक्टर्स होते हैं कि वो दोबारा से जो है वो रिकरेंट हार्ट फेलियर का पेशेंट बन जाए या रिकरेंस के साथ तरफ चला जाए? तो इसमें क्या फैक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा? कॉमनली जो हमारे पेशेंट्स में जो सबसे मोस्ट कॉमन वजह है इसकी दोबारा हार्ट फेलियर की सिम्टम्स की, या मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद इम्प्रूवमेंट आ जाना, उसके बाद दोबारा से ख़राब होना, उसमें जो सबसे कॉमन वजह है वो ये है कि पेशेंट जब बेहतर हो जाता है तो वो अपनी मेडिसिन छोड़ देता है। तो ये थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है कि जो इम्प्रूवमेंट आई है वो इन मेडिकेशंस की वजह से आई है, तो इसलिए इन मेडिसिन्स को बिल्कुल भी ना छोड़ें। सेकेंडली कुछ और फैक्टर्स भी हैं इसमें, जैसे कि अगर पेशेंट को कोई और माइनर अटैक या मेजर अटैक आया है उसकी वजह से हो सकता है। थर्डली, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इन पेशेंट्स में ख़राब धड़कनें बनती हैं, अगर उनमें से कोई भी इनको धड़कन बनती है तो उसकी वजह से भी इनका हार्ट फेलियर ख़राब हो जाता है। फोर्थ जो कॉमन चीज़ है हमारे यहाँ वो ये है कि इन्फेक्शन, अगर जिस्म में कहीं भी इन्फेक्शन होता है तो उससे इनका हार्ट फेलियर ख़राब हो जाता है, और स्पेशली अगर फेफड़ों का इन्फेक्शन हो तो वो बहुत जल्दी पेशेंट्स का हार्ट फेलियर ख़राब होना शुरू हो जाता है। फिफ्थ जो कि थोड़ा सा हमारी सोसाइटी में कम है कि अगर बहुत ज़्यादा अल्कोहल इनटेक करें ये पेशेंट्स तो उसकी वजह से भी इनका हार्ट फेलियर दोबारा ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो कॉमनली जो सबसे ज़्यादा हम लोग देखते हैं OPD में हम फेस करते हैं वो ये है कि पेशेंट अपनी मेडिसिन जैसे ही ठीक होता है वो छोड़ देता है। ठीक। सर, आपने फिफ्थ जो पॉइंट एक फैक्टर डिस्कस किया अल्कोहल, तो उसमें अगर ऐड करें टोबैको को, तो इज़ देयर एनी लिंक और कनेक्शन विद? टोबैको का बिल्कुल है, क्योंकि हार्ट फेलियर का एक कॉज जो है ना वो इस्कीमिक क्योंकि हार्ट ये तो डिजीज़ हमारी भी है। सोसाइटी में बहुत बिल्कुल, आम है। तो इन चीज़ों को कम तो करना चाहिए। टोबैको का कोई बेनिफिट नहीं है एट द एंड, तो क्विट कर लेना ज़्यादा अच्छा है, छोड़ देना ज़्यादा अच्छा है। सो इट माइट वर्स द सिचुएशन। बिल्कुल राइट। बिल्कुल। अच्छा सर, क्या चांसेस होते हैं कि जो पेशेंट्स जो हैं, पेशेंट्स नहीं कहूँगी, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, वो हार्ट फेलियर जो है वो उनको हो जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो इसके कितने चांसेस होते हैं? एक तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको हार्ट फेलियर हो जाए, और दूसरा ये कि अगर हार्ट फेलियर हो जाता है तो कंसीव जो है वो करने के लिए फॉर द नेक्स्ट बेबी क्या आप उस पर रिकमेंड करेंगे? अच्छा, फीमेल्स जो कि रिप्रोडक्टिव एज में होती हैं और अगर उनको प्रेगनेंसी की वजह से हार्ट फेलियर हो या प्रेगनेंसी की वजह से ना हो, किसी और वजह से उनको हार्ट फेलियर हुआ है, तो यूजुअली हमारी रिकमेंडेशन यही होती है कि वो दोबारा कंसीव ना करें, दोबारा प्रेगनेंसी की तरफ ना जाएं, क्योंकि दोबारा प्रेगनेंसी से उनकी डेथ के रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बेस्ट ये है कि वो अवॉइड करें नेक्स्ट प्रेगनेंसी को। इवन इन द प्राइमरी स्टेजेस? बिल्कुल अवॉइड करना होता है प्रेगनेंसी को। द प्रेग्नेंट लेडीज़ हु आर हैविंग हार्ट फेलियर, अब वो अगर ब्रेस्ट फीड करवाना चाह रही हैं अपने बेबीज़ को, सो क्या गाइडलाइंस कहती हैं कि इज़ इट ओके, और विल दे ऑप्ट फॉर द अनदर ऑप्शन? जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि हमें 4 मेडिसिन देनी पड़ती हैं हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को ना, तो ये उनमें से कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो कि फिर ब्रेस्ट मिल्क से एक्सप्रेस होती हैं, तो अगर फिर वो बेबी फीड करेगा तो उसके असरात फिर बच्चे में भी आएंगे। तो बेस्ट ये है कि फिर वो मदर्स अवॉइड करें और फिर टॉप फीड के ऊपर रखें अपने बच्चों को। सही। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ुबैर मुमताज़। आज का जो है हमारा जो रखें दिल का ख्याल की एक थीम को हम लेके चल रहे थे, और फिर हमारा 5th जो है वो एपिसोड हुआ है। आई बिलीव कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड का, क्योंकि हमने सिम्टम्स पे बात कर ली, हमने डायग्नोसिस पे बात कर ली, हमने जनरलाइज हार्ट फेलियर के ऊपर बात कर ली, बट जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ट्रीटमेंट है, बिल्कुल। कि किस तरह से आपने अपने पेशेंट को जो है वो सही करना, और किस तरह से जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं वो चीज़ों को जो है वो अपने ध्यान में रखें। तो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल। सो हम एंड करते हैं अपना आज का शो, और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग द 5th पॉडकास्ट ऑफ रखे दिल का ख्याल।